स्वागत है आपका तरकाई स्पीशीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे पीटी 365 के पॉलिटिकल लेक्चर के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर बात किए थे जो आपके प्रीलिम्स में आने के लिए सबसे ज्यादा हाई चांसेस थे, उसके ऊपर बात कर लिए थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए, जैसे कि जिक करेंसी क्या होती है, जिम्बाब्वे गोल्ड करेंसी, आपका डंपिंग एक्ट क्या बोलता है, डंपिंग क्या होती है, बेसिक टर्म्स जो होते हैं, डंपिंग, एंटी डंपिंग क्या होती है, बॉन्ड यील्ड क्या होती है, टैरिफ क्या होती है, WTO क्या करता है, IMF और वर्ल्ड बैंक के बीच में फर्क क्या है, वर्ल्ड बैंक कब बना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक के जो 5 एजेंसीज है उनके क्या डिफरेंट डिफरेंट रोल है, उनके बेसिक टर्म्स के ऊपर भी जाएंगे कि क्या वो मीगा क्या करता है, IDPA क्या करता है। तो जितने भी हम जो बेसिक टर्म्स होंगे इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए, जो सबसे पहला हमारा जो आज बात करेंगे, ये बात करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो आपके मोबाइल में, आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल से आपको किसी को पेमेंट करना है, ठीक है। उस पेमेंट करने के लिए आपके पास 3 ऐप हो जाएंगे। जैसे 3 ऐप फॉर एग्जांपल के लिए फोन पे है, पेटीएम है और UPI है। आप इस ऐप के थ्रू पे ही किसी को पेमेंट कर पा रहे हो, ना कि फोटो खींच के कर पा रहे हो। तो जिस ऐप के थ्रू पे आप पेमेंट कर रहे हो वो आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो आपको डिजिटली अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है, इसलिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजों को बताया गया। अब इसकी रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑफ इंडिया G20 टास्क फोर्स ऑन DPI, इंडिया G20 टास्क फोर्स ऑन डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट इन्होंने निकाली। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वर्क किया जाएगा, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ग्रोथ करवाएंगे। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन होता है, इसके अंदर स्टेक कौन कौन होता है। सबसे पहला आपको आइडेंटिटी मिलती है, मतलब लेयर होता है किसका, आधार कार्ड का। सबसे पहला आप अपना आधार कार्ड रजिस्टर करते हो, किसके थ्रू पे, UPI, एक आपका UPI पेमेंट हो जाता है। अब आपका ये सब इन्फॉर्मेशन भी कहीं पे स्टोर हो रहा है, तो वो हो गया डिजिटल लॉकर, जहाँ पे आपका हर एक चीज जाके इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है। दूसरे टर्म में बोले, अगर आपने फोन पे से पेमेंट किया है तो फोन पे अपना खुद एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो विद इन इंडिया के अंदर बना के उसने स्टोर किया है। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि कैसे कोई एक कंपनी को रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि अगर वो कोई भी अपना डाटा मोनेटाइज पर्सपेक्टिव से कर रहा है तो उसको अपना हर एक इन्फॉर्मेशन इंडिया के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। हमने IR के अंदर भी कवर किया इसको, और सेम चीज इधर भी मैंने आपको बता भी दिया समरी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फिर। अब देखिए आगे उसके बाद क्या है, इनिशिएटिव फॉर अ ग्लोबल एडवांसमेंट ऑफ DPI, ठीक है। एडवांसमेंट क्या क्या चल रहा है, वन फ्यूचर अलायंस चल रही है जिसमें G20 इंडिया प्रेसिडेंसी आई है, अभी आई थी, DPI इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। अब आप जानते हो कि कैसे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है अदर कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जांपल के लिए कैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ आप ट्रांजेक्शन हो रहा है, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब इसके एग्जांपल है कि UPI अब उनके साथ भी आगे बढ़ रहा है। तो क्या ये बहुत अच्छी चीज है? बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी करेंसी से दूसरी करेंसी में जब एक्सचेंज हो रहा है तो उसके बीच में जो सर्विस चार्ज लग रहा था वो बहुत कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था। दूसरा, आप एयरपोर्ट से कभी कभार जाते होगे तो एयरपोर्ट में आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा था, आज इसी DPI के वजह से आपको प्राइस ज्यादा देना नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ा बेनिफिट यही था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए। आगे है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। जैसा कि आप जानते हैं UPI हर एक के दिमाग में रहता है कि UPI से आज पेमेंट कर दे रहा, बहुत इजीली पेमेंट रहता है। क्या इतना इजी था? नहीं था। UPI को अब इंटरनेशनल लेवल पे लेके आना, क्यों? क्योंकि UPI बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इवन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया कि पूरी दुनिया में आज के टाइम पे इतना अच्छा कोई एक फ्रूटफुल या तो लूप होल के बिना चलने वाला एक सिस्टम बन गया है। तो UPI बड़ा एक फेमस हो गया है। अब इसी के नाम पे NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड बन गई। ये क्या कर रही है, अब इंटरनेशनल टारगेट को रखी है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जितने हो रहे हैं अब उनको भी नोटिस किया जाएगा। सीधी सी बात है ना कि एडवांस द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ UPI का एडवांसमेंट हो जाएगा, क्योंकि एज अ सर्विस सेक्टर में आप जानते हो कि इंडिया लीड कर रहा है। जब सर्विस सेक्टर में इंडिया एज अ लीडिंग कंट्री है, मतलब 7th रैंक पे आता है एज अ ट्रेडिंग के मामले में पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो UPI एज अ सॉफ्टवेयर एक बेस कंपनी है, बेस है। तो सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसका ग्रोथ ज्यादा दिख सकता है, जिसके वजह से हर बार गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा भी एक सॉफ्टवेयर ग्लोबल लेवल पे हो, जैसे गूगल है, फेसबुक है। वैसे अपकमिंग डेज में देख लेना आप UPI एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा जो पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, UPI कब स्टैब्लिश हुआ था? 2016 में, जैसा कि आप जानते हो। और 2016 के बाद 17-18 में जैसे ही मोनेटाइजेशन के लिए पूरा एक फेक करेंसी बंद होने लगी थी, तब UPI का सबसे ज्यादा यूज होने लग गया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट देता है, ठीक है। और कौन इसको डेवलप किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI।
एनपीसीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 2008 में। किसने किसने स्टैब्लिश किया था? पहले तो आरबीआई हो गई, फिर इंडियाज बैंक एसोसिएशन हो गया, और उसके बाद ये स्टैब्लिश हुआ था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ एक्ट 2007 से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑपरेट हो रहा है रिटेल पेमेंट सिस्टम। आपका पूरा एक पेमेंट सिस्टम को ये नोटिस कर रहे हैं, है ना, इसके ऊपर बात ही कर लिए थे। आरबीआई इंक्रीज यूपीआई लिमिट्स 1 लाख टू 5 लाख कर दिया। अब 5 लाख तक की ट्रांजेक्शन लिमिट दे दिया कि आप अब डेली 5 लाख के तक के ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब आप ये सोचिए क्यों बढ़ाया होगा ये पैसा। मैंने अपने पहले दूसरे लेक्चर में समझाया है कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, और जब कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो जीडीपी हमारी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। बस इसी चीज को यहाँ पे अच्छे से बताया गया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा ना, आप उतना अच्छा आज के लेक्चर का मजा ले पाओगे। तो इसके लिए बोल रहा हूँ सबसे पहले आप पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिए, जिधर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताया। इवन 20 पेज खत्म करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यूपीआई पेमेंट के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला ये रहा कि इमीडिएट मनी ट्रांसफर होता है। पहली चीज तो ये आप बात ही कर लिए थे। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से हो जाता है। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन मतलब पहला तो आपने मैप खोला, पहला ऑथेंटिफिकेशन हुआ। दूसरा, आपने जब किसी को पैसा भेजा तो उसके टाइम पे ऑथेंटिफिकेशन होता है। और तीसरा, जब उस पर्सन ने रिसीव किया तो वो भी ऑथेंटिकेट करेगा। बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है ना, उस बैंक टू बैंक ट्रांसफर होने के बीच में एनपीसीआई खड़ा है। एनपीसीआई इसी चीज को एक स्मूथली होने के लिए ये चीजें एक्टिविटी कर रहा है। दूसरा क्या है? वर्चुअल एड्रेस ऑफ अ कस्टमर। हर एक का कस्टमर का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, वो उसका वर्चुअल एड्रेस होता है। जैसे आपका फोन नंबर होगा, किसी लोगों का एट द रेट होता है ना, कि एट द रेट करके, जैसे फोन पे का हो गया YBL, वैसे पेटीएम का कुछ होगा, वैसे यूपीआई का होगा एट द रेट UPI। ये क्या है? आपका यूपीआई एक वो साइड है जहां से आपको पेमेंट करना है, और इसके आगे या तो आपका नंबर होगा या तो आपका नाम होगा, ये आपका वर्चुअल आईडी हो जाएगा। देखिए यूपीआई 123 पे एनेबल टू फीचर अ फोन पे यूजर, 12 लैंग्वेज में आ रहा है। अब IVR नंबर और ऐप फैसिलिटीज, म्यूजिक कॉल, मिस्ड कॉल, जितने भी अब इसके थ्रू पे अब हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अब आपके पास यूपीआई है, आपके पास नेट नहीं, तो 123 पे कॉल करिए और उसके बाद वो एक्सेस देगा आपको, और उस तरीके से चलिए बिना नेट के भी हो रहा है। मतलब आपके पास एक सिंपल जो मोबाइल है जिसमें सिर्फ कीपैड है, वो उससे भी आपका हो पा रहा है। समझ गए? अब यूपीआई लाइट है। यूपीआई लाइट क्या करता है कि जब आपके पास नेट नहीं है, आपके पास फोन है मगर आपके पास नेट नहीं है, तो आप कम से कम 5,500 से लेके 1,000 रुपए तक का ट्रांसफर कर पाओ इजीली बिना इंटरनेट के। तो यूपीआई लाइट इस चीज में मदद करेगा। ये तो बहुत स्लो चल रहा है आपका नेट। इनिशिएटिव इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई के लिए कौन सा? पहले ही बताया, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड बना है। कब बना? ये 2020 में बना। जरूर याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी प्री में। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस है। अब रेमिटेंस भी किसी को भेजना है तो यूपीआई एक बहुत जल्दी इसके ऊपर भी काम कर रहा है कि अब यूएस में कोई आपका भाई रह रहा है, कोई चाचा रह रहा है, अगर उसको पैसा भेजना है तो यूपीआई के थ्रू पे तुरंत भेज दे, ना कि दूसरे पेमेंट सिस्टम का ले। कौन सा दूसरा पेमेंट? इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम होती है ना, उस इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से बेनिफिट लेता है। अब उस इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को कैसे वो बेनिफिट से हटाए, उसके ऊपर से बात हो रही थी। एनआरआई के ऊपर से, यूपीआई वन वर्ल्ड के ऊपर से बात होगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस के ऊपर। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या होता है? ये किसने लॉन्च किया था? आरबीआई। आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में ज्वाइन हुई, लॉन्च नहीं की, सॉरी, आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में ज्वाइन हुई। अब प्रोजेक्ट नेक्सस काम क्या करता है? ये एक मल्टीनेशनल इनिशिएटिव टू एनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम से। सेम चीज है। अब यूपीआई को आप थोड़ा ब्रॉड लेवल पे लेके आइए। कोई दो कंट्री दूसरे कंट्री को पैसा भेजना है तो यूपीआई जब कनेक्ट हो रहा है दूसरे कंट्री के साथ, तो उनका भी ऐप उस यूपीआई के साथ कोऑपरेट में काम करना चाहिए। उस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस है। नेक्सस मतलब होता है किसी चीज का जुड़ाव या किसी चीज का एक जाले जैसा बन जाता है, तो वो नेक्सस हो जाता है आपका। अब इसी के ऊपर ये पूरा बात कर रहा है। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया कि हमारा एनपीसीआई आप एक्सेप्ट कर सकते हो? तो ऐसे बहुत सारे, श्रीलंका है, स्विट्जरलैंड है, मालदीव्स है, ऐसे बहुत सारी कंट्रियों के साथ हमने काम किया। एशियन उसमें सबसे बड़ा रोल भी कर रहा है, जैसे यहाँ पे मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब तो कर रही है ऑलरेडी। इंडिया ने 63 कंट्रीज। अभी इसके ऊपर और अच्छे से बात करेंगे। अब प्रोजेक्ट नेक्सस के ऊपर चल रहे थे। ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, डेवलप करवा रहा है। ठीक है, किसके थ्रू पे? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम रहेगा जिसका। कब ये है किसका कॉन्सेप्ट? ये है बीआईएस का। बीआईएस क्या होता है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड बेसल में।
ठीक, कब स्टैब्लिश हुआ? 1930 में। कौन कौन इसके अंदर मेंबर? 63 सेंट्रल बैंक मेंबर, गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल बैंक रहती है क्योंकि इधर सेंट्रल बैंक का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं सेबी के ऊपर। एज अ सेबी आप जानते हो कि सेबी का क्या रोल है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसका एक्सचेंज कर रहा है? सबसे पहले आपको समझ में, किसका एक्सचेंज कर रहा है? ये एक्सचेंज कर रहा है आपके इक्विटी का। ठीक है, आप इक्विटी किसके बीच में शेयर कर रहे हो? आप इक्विटी शेयर कर रहे हो बिटवीन द टू पार्टीज। तो दो पार्टीज है, उनके बीच में आपकी इक्विटी शेयर हो रही है। अब उस इक्विटी शेयर होने में आपको एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी रहती है, वो सब एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस चीज को मेंटेन रखता है ताकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो पाए। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या किया है कि FVCI, FECI मतलब फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ठीक है, अब इन्होंने जब ये इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर तो इनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन अब लागे गए और इजी भी कर दिया गया ताकि सिंगल विंडो सिस्टम से ये अच्छे से हो पाए, है ना। रुकिए एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इन्वेस्टर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई इन्वेस्टर है जो आउटसाइड इंडिया से वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है ऐसे इक्विटी के थ्रू। तो इक्विटी क्या हो जाती है आपकी? FII। FII क्या रोल कर रहा है वही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। तो रजिस्टर्ड हो गए जितने भी FCY, ये इसमें देखा जाएगा। समझ गया ना? FVCI मेक इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड विथ सेबी, बताया आपको। वेंचर कैपिटल अंडरस्टैंडिंग इन इंडियाज इकोनॉमी नॉट लिस्टेड इन अ मेजर स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। इस लाइन को जरूर याद रखना। वेंचर कैपिटल फंड इज यूज्ड फॉर हाई रिस्क है, हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली आप शेयर मार्केट में अगर ज्यादा पैसा लगाते हो उसका रिस्क है, तो उसके साथ अगर अच्छा चला तो अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। इन रिटर्न इक्विटी स्टेक इन बिजनेस। YCF आर गवर्न बाय द सेबी रेगुलेटेड। कब से आया? 1996 से, याद रहेगा आपको। चलिए अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जितना था मैंने बता दिया आपको। अब ये बताइए मुझे, जिनको पता होगा प्लीज जरूर कमेंट करना मुझे कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, या वेंचर इन्वेस्टर कौन होता है, और एंजल इन्वेस्टर कौन होता है। जिनको नहीं पता है वो वेट करिए, 90 डेज के टॉपिक में आपको ये चीजें कवर करवाई जाएगी। चलिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे आपको पता चला कि ये कौन सा एक्ट है? 1992 का एक्ट है। स्टैब्लिशमेंट मगर इसका कब हो गया था? 1988 में। तब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कोई एक्ट नहीं था। 1992 में सबसे पहला फेमस केस तो आप जानते हो, हर्षद मेहता का केस। इवन हर्षद मेहता जी ने भी इसको रिकमेंडेड किया था कि सेबी एक्ट बनना चाहिए, जिसपे वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पे हर एक चीज को नोटिस कर पाए, एक रिडरेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। बस इसी के ऊपर बात किया। ठीक है, चलिए अब रिसेंट कुछ इनिशिएटिव है, बस एज ए इनिशिएटिव देख लीजिए। सिक्योर 2.0। ठीक है, ये सिक्योर 2.0 इज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इससे करके पूछ लिया जाएगा। इसमें आपको सेबी देगा, RBI देगा, या इसका फुल फॉर्म लिख के फिर आपसे पूछ रहा है, आपको लगेगा हाँ यार ये तो लग ही रहा है, एक्सचेंज है, RBI कर सकती है, NPCI कर सकती है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज हो, और एग्जाम में ऐसे ही प्रेशर सबसे ज्यादा दिमाग में पड़ते हैं। इस प्रेशर को दूर करने के लिए बस छोटा सा रीएड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स विद इन 21 कैलेंडर डेज। कैलेंडर डेज का मतलब ये होता है शनिवार रविवार को छोड़ के बाकी सब दिन पे। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइड ट्रेडिंग को रोकेंगे। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप करवाया जाएगा। ये क्या होता है? अलाउड म्यूचुअल फंड टू बाय एंड सेल CDS टू इंप्रूव लिक्विडिटी इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। ठीक है, पंप और डंप स्कीम होती है। कोई भी चीज पैसा पंप किया आपने और डंप किया, डंप करना पैसा डालना, पंप मतलब उसको उठाना, दोनों फर्क होता है। तो अब पंप क्या कहते हैं? CBI बैंड इंडिविजुअल फॉर ऑपरेटिंग पंप और डंप स्कीम। पंप और डंप स्कीम को दूसरे भाषा में बोलो आपकी इजी लेमन लैंग्वेज में कि बेरिस्ट इकोनॉमिक और बुलिस्ट इकोनॉमिक। ठीक है, बेयर क्या करता है? जब भी वो खड़ा रहता है तो ऐसे मारता है लोगों को, जब वो मारता है तो लोग बैठ जाते हैं। तो बेयर का काम है कि आपको मार के नीचे बैठाना। तो बेरिस्ट इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि कोई इकोनॉमिक बढ़ रही है तो उसको मार के नीचे बैठाएगा। बुलिस्ट इकोनॉमिक होता है कि वो सींग होता है बुल का, वो ऐसे उठाता है, जब वो उठाता है तो ऊपर उठती है। तो एज अ बुलिस्ट इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से ये होता है कि जब भी किसी इकोनॉमिक को उठाना है तो बुलिस्ट करना पड़ेगा। तो बुल करने के लिए बहुत बार क्या होता है कि एक बबल बनाया जाता है कि ये कंपनी 5 रुपए का शेयर था, अब एक पर्टिकुलर पर्सन ने उसके 10,000 से या 20,000 शेयर खरीद लिए। अब ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड के ऊपर तो वो भी चलता है। जैसे आपकी सप्लाई इंक्रीज होने लग गई है,
अब डिमांड उसका बढ़ने लगा कि भाई उसको दिख गया कि डिमांड बढ़ा, तो अब ऑटोमेटिकली सब शेयर खरीदने लग जाएंगे। जो 5 रुपए का था 10,000 रुपए में आ गया, क्योंकि एक बंदे ने 10,000 ऑलरेडी शेयर खरीद लिया तो उसका प्राइस बढ़ गया। अब वही बंदा शाम होते होते वो पैसा उठा लेगा, फिर उसका रियल प्राइस आ जाएगा 5-6 रुपया। उसको रोकने के लिए ये सब करप्शन होते हैं, उसको रोकने के लिए ये बनाया गया पूरा पंप डंप स्कीम के ऊपर से। ठीक है, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड के ऊपर मैंने पहले ही बात कर चुका है। ठीक है, चलिए अब सेटलमेंट साइकिल क्या होता है। देखिए सेटलमेंट साइकिल होता है, एक तो होता है T+0, एक होता है T+1 +2 +3 +4। T आपका ट्रांजेक्शन हो गया, 1 आपका पीरियड होगा कि आप कितने दिन में ट्रांजेक्शन को क्लियर करेंगे। अब बात आती है ये सब कहाँ पे ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, दूसरी बैंक है, ये बैंक ने बोला कि अब मैं मार्केट में इतना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। दूसरी बैंक ने बोला कि ठीक है आप कर लीजिए, आपके मगर कैसे करोगे, आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो ये बैंक बोलेगी मुझे पैसा दे दो, मतलब बी बैंक बोलेगी मुझे ए बैंक से कि मुझे पैसा दे दो। अब ए बैंक ने बी बैंक को पैसा दे दिया। अब उस पैसा देने के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, अब वो बोलेगा या तो T01 पे हो, मतलब आज लिए हो तो शाम तक मुझे दे दो, या तो T+1 हो, आज ली हो तो कल तक दे दो। सेम चीज T+2 तो 2 दिन बाद दे दो। तो 2 क्या हो गया आपका, ये डे हो गया। तो आप कितने दिन में इसको क्लियर करते हो। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ये पूरा काम कर रहा है। समझ गए, T1 T0 ये क्या सेटलमेंट होता है, बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बस इसलिए मैं बस आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब चलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या अगर ये ऑथराइज किया है कितना शेयर कैपिटल को, 500 करोड़ के शेयर को। अबाउट नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, 1994 में। और ये कब, मतलब है तो बहुत पुराना, मगर इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 से। 1992 में ये ऑपरेशन पे आ गया था। और इवन ज्यादा अगर सेबी से काम होता है तो है बहुत पुराना हो। ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लान है। क्या करता है ये, डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करता है, स्टॉक और बॉन्ड्स को। स्टॉक में क्या फर्क है, बॉन्ड्स में क्या फर्क है, और डेरिवेटिव्स में क्या फर्क है। अगर किसी को नहीं पता है तो हमारा 90 डेज का जरूर लेक्चर वॉच करना, उसमें हमने डेरिवेटिव्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, स्टॉक को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बॉन्ड को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना दोस्तों, और इवन मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में भी किया है इसको। इंडिया लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। अब मुझे ये बताइए इंडिया कितने रैंक पे आता है एज अ स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में। इंडिया का जो NSE है ये कितने रैंक पे आता है एज अ ग्लोबल लेवल पे, क्या 4th पे आता है, क्या 5th पे आता है, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आते तो हम कंफ्यूज होते, हमने तो पढ़ा नहीं, ऑब्वियसली इसमें भी दिया नहीं है, मगर आपको ये पता होना चाहिए। चलिए कोलोकेशन और प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग ये देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फाइनेंशियलाइजेशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियलाइजेशन के ऊपर है कि एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन है। क्या होता है फाइनेंशियलाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन प्रोसेस वेयर बाय द फाइनेंस मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इलाइट गेन अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आउटकम। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बैंक होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एज अ फाइनेंशियल मार्केट को। एक फाइनेंशियल मार्केट होता है और एक होता है कमोडिटी मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जहां पे मनी का ट्रांजेक्शन होता है, कहां पे होता है, शेयर मार्केट में होता है। अब कोई बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, वो पूरे एक फाइनेंस मार्केट को कंट्रोल करती है अपनी एक एक्टिविटी के थ्रू पे, तो वो आपका हो जाएगा फाइनेंशियलाइजेशन के ऊपर से। तो आप एक कैसे एक फाइनेंशियलाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप रोक सकते हो, बस इसी के बारे में यहाँ पे बात हुई है। समझ गया फाइनेंशियलाइजेशन के ऊपर। कमोडिटी मार्केट मतलब हो जाएगा कमोडिटी के लेवल पे जो किया जा सकता है। ऑब्वियसली वो स्टॉक भी हो सकता है और आपके कुछ गुड्स भी हो सकते हैं। तो गुड्स मार्केट में क्या होता है, गुड्स में आपका प्रोडक्ट हो सकते हैं जो वेजिटेबल हो सकता है, अदर कोई एक्टिविटी होता है, ड्रेस हो सकता है, क्लोथ हो सकता है, नॉन टेंजिबल टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। समझ गया ना। अब टेंजिबल नॉन टेंजिबल क्या है ये बताइए कमेंट करके जरूर। ठीक है, इसमें देखिए एक की फैक्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा की फैक्ट था वो। ठीक है, नहीं है, हाँ ये रहा, टॉप 1% ऑफ अ पॉपुलेशन थ्रू इक्विटी ओनरशिप, ये जरूर देखना। और इसको एज इट इज आप किस में यूज कर सकते हो, अपने मेंस के एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए इंडिया डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या बॉन्ड होता है, क्या होता है, इसके ऊपर जरूर मुझे कमेंट करके बताना। 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स कौन से, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप। अभी हम शेयर मार्केट के ऊपर से बेसिक टर्म्स के ऊपर ही चल रहे हैं कि कैसे शेयर मार्केट पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, जिसमें बाय होता है, बाय सेल एसेट्स इन द फ्यूचर एट अ सेट प्राइस। आज आपने कोई एसेट्स खरीदा है फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये पता है कि 2 दिन के बाद इस शेयर का भाव इतना जा सकता है, तो आपने खरीद लिया। अब आज आपने खरीदा है 200 रुपए में,
फ्यूचर में उसका भाव होने वाला है 240 रुपया, आपने जजमेंट लगाया कि 230 या 240 तक हो जाएगा, इसके बीच में आप जो गेन करोगे ना अपना पैसा, या 40 रुपया या 30 रुपया, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ये आपने क्या किया, एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो ये आपका क्या गया, फ्यूचर डेरिवेटिव्स हो गया। फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स क्या होता है, ओटीसी। ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर किसको करोगे, मार्केट के ट्रेड, कस्टमाइजेशन ट्रेड टर्म्स में इन्वॉल्व फिजिकल एसेट्स डिलीवरी हो जाती है, आप कोई फिजिकल एसेट्स का डिलीवरी करने लग जाओगे, वो हो जाता है। ऑप्शनल ट्रेडिंग होती है। ऑप्शनल ट्रेडिंग क्या होता है, होल्डर्स राइट नॉट ऑब्लिगेशन टू ट्रेड एट अ प्रेजेंट प्राइस। वो प्रेजेंट प्राइस पे ना होकर फ्यूचर के प्राइस पे कर सकता है या पास्ट के प्राइस पे कर सकता है, ट्रेडिंग कर लेगा। ये सोचेगा कि भाई मेरे को अभी इतने दिन पहले 230 रुपया था, अब मैं 230 रुपए पे कोई शेयर खरीद ले रहा हूँ, और उसको ऑप्शन पे डाल देगा। अब 230 से देखते हैं अपन कितना उठेगा, तो वो उठान जितना उठते जाएगा उतने पे वो ऑप्शन पे कम आता जाएगा। स्वैप्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्सचेंज रेट पे जो कैश होता है, जो करेंसी स्वैप होता है, उसके थ्रू पे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाती है, जिसको कौन सा मार्केट बोलते हैं, करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट का कैसा रोल रहता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने पहले से दूसरे लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर से बात करते हैं हेज फंड के ऊपर या हेज रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। अलाउ पार्टिसिपेट टू हेज अगेंस्ट द प्राइस इन फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट और चेंजेस। अब मुझे बताइए हेज मैनेजमेंट क्या होता है या हेज फंड क्या होता है, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि हेज फंड आपके मार्केट में बहुत बड़ा रोल करता है। एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको बहुत ज्यादा यूज करती है, ठीक है। स्पेक्यूलेशन आपको पता है कि कोई भी अमाउंट को कहीं पे जाके आप कोई अंदाजा लगा पाओ कि ये इतने रेट से बढ़ेगा, ठीक है। तो आप एक स्पेक्यूलेट करके अपनी जो प्रॉफिट निकाल पाओ, वो हो जाता है। स्पेक्यूलेट अलग होता है, इंटरनल ट्रेडिंग अलग होती है, ठीक है। इंटरनल ट्रेडिंग एक बैन है और क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन स्पेक्यूलेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। स्पेक्यूलेशन एक डेरिवेटिव टर्म्स में आ जाता है, ठीक है। लीवरेज अ पोजीशन, आप किसी भी एक शेयर का पोजीशन बताइए, क्या वो इंक्रीज होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, उसका रिटर्न क्या है, कैसा है, इसके ऊपर बात हो जाएगी। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर, ठीक है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में उसके बैलेंस शीट को देख के उसको रेटिंग दे रही है कि भाई हाँ तुम इतना अच्छा एक्टिविटी कर रहे हो, इसी के बारे में पूरी बात हो रही है। तो फर्स्ट इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू एंटर द ग्लोबल स्केल रेटिंग स्पेस इंक्लूडिंग द सोवरिन रेटिंग, ठीक है। सोवरिन मतलब कोई एक ऐसी कंट्री होगी जिसका खुद के ऊपर हक है। अब वो कंट्री अपने ही रेट को दे रही है कि सोवरिन रेटिंग मतलब उस कंट्री के अंदर कैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, इसके ऊपर से पूरी वो एक एक्टिविटी बना रहा है, ठीक है ना, बस यही बात हो रही है। What are the credit rating agencies? Credit rating are a forward-looking option on the relative ability on entity to meet its financial commitment, that is credit risk, relative credit worthiness और borrowing पे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या कर रही है, उस पर्टिकुलर कंट्रीज को ये बता रही है कि कैसे आपके यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी कितना ट्रांसपेरेंट है, पहली चीज। दूसरी, कितना करप्ट फ्री है। तीसरी चीज, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना उतना ही सेफ रहेगा। इन चीजों के ऊपर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी नजर रखी है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, कौन इसको देखा जा रहा है, अब सेबी के थ्रू पे रेगुलेट किया जा रहा है। तो 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल क्रिसिल है, जो लोन लेते हैं उनको पता होगा कि उनके ऊपर कभी क्रेडिट रेटिंग देती है कि 7.8 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो ये क्या होता है, क्रिसिल क्या कर रहा है, आपको लोन लेने के लिए आपके ऊपर रेटिंग दे रही कि ये इंडिविजुअल पर्सन कितना अच्छा होगा। आईसीआर है, सेम चीज है, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। ये क्या करती है, ऐसे ट्रांसपेरेंट बनाती है किसी इकोनॉमी को डेवलप होने में। अब इसका एग्जांपल है कि आपने कुछ कहीं पे किसी बैंक में लोन नहीं भरा, जो आपने लोन नहीं भरा है उसका रिकॉर्ड आ गया क्रिसल में। अब आपके हिसाब से वो आप डिफॉल्टर हो गए किसी एक बैंक में, जहां पे आप डिफॉल्टर हो गए, यहाँ पे ये अपनी रेटिंग गिरा देगा। फिर आप कहीं दूसरे बैंक में जाओगे तो वो बैंक जब आपका क्रिसल रिपोर्ट निकालेगी तो उससे ये पता चल जाएगा कि भाई आपने इस बैंक में, पर्टिकुलर बैंक में आपने पैसा नहीं डाला, तो आपका वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देगी होम लोन का। समझ गए, बस इस तरीके से काम करता है क्रेडिट रेटिंग का, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन रेगुलेट करता है। पहला आरबीआई, आरडीए, पीएफआरडीए, ये सब रेगुलेट करते हैं। इस चीज को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या क्या होती है, देखा, अबाउट असेसमेंट ऑफ अ कंट्रीज एंड सोवरेन एंटिटी एबिलिटी टू मीट डेब्ट ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग बोथ कैपेबिलिटीज, विलिंगनेस टू रीपे डेब्ट। देखिए अब इसके अंदर जो दो कीवर्ड है उस पर ध्यान दीजिए, कैपेबिलिटीज और विलिंगनेस।
क्या वो कंट्री कैपेबल है, मैं अगर इतना अमाउंट दूंगी, क्या वो देने के काबिल है भी कि नहीं है? अगर वो कैपेबल नहीं है तो क्या देने के काबिल है भी कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल आज सपोज इंडिया क्रैश हो गई उसकी इकोनॉमिक, लेकिन इंडिया का रिकॉर्ड पूरे ग्लोबल लेवल पे है कि हाँ इंडिया से पैसा लोगे तो इंडिया आज नहीं तो कल तो दे देगा। तो हमारी क्रैश हो गई तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, उनको लगेगा भाई पैसा तो देगी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है वो डेमोक्रेटिक वे से बैठी है, समझ गए? तो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग इन चीजों पे काम करता है। अदर की डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, इनवाइट्स के ऊपर बात करें। इनवाइट्स क्या है? इनवाइट रेगुलेशन एक्ट 2024 है, सेबी के अंदर आता है, सेबी ने अमेंडमेंट किया है अभी इसके अंदर, ठीक है? ये रूल है पूरा। इनवाइट क्या करता है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंंट ट्रस्ट डेवलप कर रहा है ताकि किसी को अब इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस फंड में डाले, ताकि इससे डायरेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाए और कोई एक्टिविटी में नहीं जाए, बस यही है। अबाउट इनवाइट्स के बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, अलाउड इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रोड, पावर लाइन्स, पाइपलाइंस, ये सब चीज के ऊपर, ठीक है? द स्पॉन्सर इंफ्रा कंपनीज जो इन्फॉर्मेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर पर डालेगी, सेटअप आई इनवाइट्स थ्रू सेबी, सेबी आएगा इसमें, एंड रिकॉग्नाइजिंग बोरो अंडर दी सरफासी एक्ट। सरफासी आपको माने में फॉरेन ट्रांजेक्शन होता है, उसके एक्ट में आएगा। तो ट्रस्टी हो सकते हैं, स्पॉन्सर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, ये सब इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से एक फंड बनाएगी वो, जो इन्वेस्टमेंट होगा बस उसके ऊपर से पूरा काम चल रहा है, ठीक है? फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA कब लॉन्च हुआ? क्या है? टोल फ्री नंबर इसका ये देख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आ रहे हैं, जिससे इसका नाम क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोजेक्शन फंड अथॉरिटी। ये क्या कर रहा है कि एजुकेट कर रहा है किसको? एज ए इन्वेस्टर को। किस लिए? फंड अपना देने के लिए, बस। किसके अंदर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। कौन से एक्ट के थ्रू पे? कंपनीज एक्ट के थ्रू पे ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, ठीक है? बस इतना ही था। फ्रंट रनर देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, सेम चीज है। चलिए परपेचुअल बॉन्ड के ऊपर चलते, थोड़ा की कॉन्सेप्ट है इसमें। परपेचुअल इंडिया फर्स्ट एडिशनल टीयर 1 AT1 एडिशनल टीयर बॉन्ड है जो होता है AT1 परपेचुअल बॉन्ड वाज इशूड आफ्टर रिसेंट रूल चेंज टू मेक देम अ मोर अपीलिंग। अब परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? परपेचुअल बॉन्ड, दे आर फंड रेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डू नॉट कैरी एनी मैच्योरिटी डेब्ट एज अ बॉन्ड यूजुअली, ठीक है? Instead, they offer to pay thereby a coupon or interest at a fixed rate for perpetuity. Investors can get the principal back by selling the bond in the secondary market और अब परपेचुअल बॉन्ड आपके हाथ में है, अब आप चाहो तो मार्केट में बेचो, नहीं बेच पा रहे तो किसी थर्ड पार्टी को बेचो, वो थर्ड पार्टी चाहेगा तो मार्केट में कभी भी सेल कर देगा। तो परपेचुअल बॉन्ड का ये सबसे बड़ा काम होता है, ठीक है? अभी होता है पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। ये क्या है? एक पोर्टफोलियो सिस्टम में जो फॉरेनर को अलाउड करता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ पे कर सकते, ये बता दो। पी नोट अभी बताया आपको, रजिस्टर्ड होते कुछ फॉरेनर FPI टू ओवरसीज इन्वेस्टर। सेम चीज है दूसरे मार्केट में, किस में? स्टॉक मार्केट में करेंगे, FDI में तो नहीं करेंगे। तो ये क्या है? पी नोट एक्ट लाइक अ सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंग इंडियाज कंपनी शेयर, ठीक है? एक कंपनी के अंडर शेडो कंपनी में काम करता हुआ एक एक्टिविटी है। Avoid hassles of registration with SEBI, anonymity मेंटेन रखता है, और सेबी में रजिस्टर होने से अच्छा पी नोट के थ्रू पे वो डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि सेबी में रजिस्टर होना एज अ बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, बुलियन एक्सचेंज मतलब क्या होता है? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, इसमें जो एक्सचेंज एक्टिविटी होती है ये होती है। इंडिया में कहाँ बना है? गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। कहाँ पे? ये गांधीनगर। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है? लास्ट वाले पे हम बात करते हैं कैरी ट्रेड के ऊपर, ठीक है? कैरी ट्रेड क्या हो जाता है? कैरी ट्रेड इज अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएशन विद द फॉरेन करेंसीज के साथ रह रही है। क्रेडिटेड एन इन्वेस्टर बोरो लोअर लिमिट विद करेंसी टू बाय अ करेंसी और स्टेट एजेंसीज हाईलाइट्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना दोस्तों? देखिए आज के लिए हमने इतना ही बात किया है, मुश्किल से और 2 लेक्चर जाएगा, उस 2 लेक्चर में आपको ये खत्म करवा दिया जाएगा, डेफिनेटली 2 लेक्चर में खत्म करवा दिया। हो सकता है इसके बाद वाले लेक्चर 1-1, 2-2 घंटे के हो, लेकिन आपको 2 लेक्चर में खत्म करवा के आपको बहुत इजीली अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने रुके हो, आपको अच्छा लगा है और कुछ एडवाइस हो तो जरूर वो एडवाइस दे देना, ठीक है दोस्तों? और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर देना, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। जय श्री कृष्ण।